हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और उसका भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्नोट इंजन पढ़ने वाले हैं। कार्नोट इंजन क्या होता है? आपने अपने जो आपकी बाइक होगी, स्कूटी या कार, उनमें एक इंजन देखा होगा, उसको बोलते हैं हम हीट इंजन। तो हीट इंजन को कंपेयर करने के लिए एक आइडल इंजन होना चाहिए कि हमारा हीट इंजन है, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, अच्छा है, खराब है, कंपेयर करने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। और उसी इंजन को बोलते हैं हम कार्नोट इंजन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कार्नोट इंजन। तो आपके मन में बहुत बार सवाल आया होगा कि आपकी जो गाड़ी का इंजन है वो कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हीट इंजन। ये या तो पेट्रोल इंजन हो सकता है या डीजल इंजन हो सकता है, लेकिन इनको जिससे कंपेयर करेंगे उसको बोलेंगे हम कार्नोट इंजन। तो देखते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है। तो कार्नोट इंजन एक आइडल इंजन है जिससे कंपेयर करते हैं बाकी हीट इंजन को, पता लगाने के लिए कि हमारा हीट इंजन सही है या नहीं है। तो इसका जो सबसे पहले देखते हैं, इसकी जो कार्नोट इंजन है इसकी वर्किंग सबसे पहले देख लेते हैं। ये कार्नोट इंजन होता क्या है? तो कार्नोट इंजन के लिए अगर कुछ इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम? दिस मशीन इज यूज्ड, दिस मशीन इज यूज्ड, अभी क्या बताया था? यूज्ड फॉर रियलाइजिंग दिस आइडल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, रियलाइजिंग दिस आइडल साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो क्या बोला? दिस मशीन इज यूज्ड फॉर रियलाइजिंग दिस आइडल साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एन आइडल हीट इंजन। तो जो कार्नोट इंजन है उसे हम आइडल हीट इंजन भी बोल सकते हैं, साइकिल ऑफ ऑपरेशन एज एन आइडल हीट इंजन, सॉरी, इज कॉल्ड एन आइडल हीट इंजन। और आइडल हीट इंजन को ही हम क्या बोल सकते हैं? कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन। तो ये काम किस पे करता है? इसके लिए दो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, T1 एंड T2। तो इट ऑपरेट्स बिटवीन T1, जो T1 है वो सोर्स का टेम्परेचर है, एंड T2। और T2 क्या है? जो हमारा सिंक है उसका टेम्परेचर है। तो ये दो टेम्परेचर पे वर्क करता है, T1 एंड T2। और जो थ्योरेटिकल हीट इंजन है उसकी इफिशिएंसी इससे प्रैक्टिकल इंजन से कंपेयर करने के लिए बनाई गई है। तो इसको नहीं लिखता मैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कार्नोट इंजन है, ये जो हमारा हीट इंजन है, जैसे आपकी गाड़ी में होगा, स्कूटी, बाइक या कार में, तो उसके इंजन को कंपेयर करने के लिए एक इंजन बनाया हुआ है। वही क्या है? एक कार्नोट इंजन। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक थ्योरेटिकल इंजन है जिसको प्रैक्टिकल इंजन से कंपेयर करने के लिए बनाया होता है। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे या कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ फॉलोइंग पार्ट्स, यहां लिख लेता हूं मैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? देखो किस किस चीज से बना हुआ है ये। यहां पे होगा हमारा एक टेम्परेचर T1, या इसको बोल सकते हैं हम सोर्स। ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है और इसको बोलेंगे T2 सिंक। अब देखो और क्या क्या चीजें होंगी इसमें। यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं सिलेंडर की, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन होगा फ्रिक्शनलेस, नहीं तो फ्रिक्शन में काफी एनर्जी वेस्ट होगी। तो
ये जो इंजन है ये है फ्रिक्शनलेस। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहले आपको पता चल गया कि सोर्स सोर्स क्या होता है। देखो एक एक हॉट बॉडी है जहां से सोर्स मतलब हम यहां से ये जो हमारा सिलेंडर है इसको क्या देंगे, हीट देंगे। अब जैसे इसको हीट देंगे, देखो इसमें एक जो आइडल गैस है, जैसे इसको हीट मिलेगी इसके पार्टिकल क्या करना लग जाएंगे, एक्सपेंड करना शुरू हो जाएंगे। और जो ये पिस्टन है, जैसे ही पार्टिकल एक्सटेंड होंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। फिर दोबारा क्या होगा कि जैसे ही ज्यादा हीट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद जो एक्स्ट्रा हीट है उसको ये सिंक है जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब देखो जो एक्स्ट्रा हीट है इसको दोबारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो ये पिस्टन था ये दोबारा मोशन करने लग जाएगा डाउनवर्ड्स। और इस तरीके से ये लगातार अप डाउन होता रहेगा और हमारा इंजन क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। इसमें एक और चीज लगी हुई है, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड स्टैंड। तो जो ये है इसको रखने के लिए एक इंसुलेटेड स्टैंड बनाया हुआ है और इसको यहाँ पे रख सकते हैं हम इंसुलेटेड स्टैंड पर। अब इसमें एक और होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, ये जो हम आपको यहाँ पे आइडल गैस दिख रही है ये है वर्किंग सब्सटेंस। इसी की वजह से जो ये इंजन है ये वर्क कर रहा है। और जो इंसुलेटेड स्टैंड है इसको इसलिए बनाया जाता है कि जो एडियाबैटिक ऑपरेशन होता है, कि मतलब हीट का और मास का जो ट्रांसफर है सिस्टम और सराउंडिंग में ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड लगाया जाता है। तो ये तो कुछ इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहां से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद बताया था मैंने, सोर्स के बाद आपको सिंक बताया था। सिंक क्या होता है, यही सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस, मतलब सिंक एक कोल्ड बॉडी होती है और जो सोर्स है वो क्या है, एक हॉट बॉडी। तो सोर्स तो हमारा पास जो है वो हॉट बॉडी है और जो सिंक है ये है हमारे पास एक कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी है तब ये हीट को सिंक कर पाएगा। और उसके पास जो है थर्ड है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, ये जो आइडल गैस है इसके अंदर जो सिलेंडर में भरी हुई है इसको आइडल गैस बोलेंगे और यही क्या है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। और जो ये कंडक्टिंग वॉल्स होंगी इसके पास, नॉन कंडक्टिंग वॉल और कंडक्टिंग बेस। तो ये तो नॉन कंडक्टिंग वॉल होंगी, लेकिन जो बेस होगा वो कैसा होगा, कंडक्टिंग बेस होगा। और जो इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये लगा होगा, ये जो आपको पिस्टन दिख रहा है ये कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस होगा। और लास्ट में आता है इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड में क्या, क्यों यूज करते हैं हम इसको, इंसुलेटेड स्टैंड तो इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये एडियाबैटिक सिस्टम है, तो मास या हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ना फ्लो हो पाए या सराउंडिंग से सिस्टम में ना आ पाए, इसलिए हम इस इंसुलेटिंग स्टैंड को इसके ऊपर रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन था जो आपको याद होना चाहिए। हीट इंजन में भी सेम सारी चीजें होती है, अगर आपने अभी तक हीट इंजन नहीं पढ़ा तो हीट इंजन भी ऐसा ही होता है। उसकी बस क्या होता है उसमें, इससे इफिशियंसी उसकी कम होती है। अब जो हमने कार्नोट इंजन तो पढ़ लिया है, समझ लिया है इसकी वर्किंग। अब ये जो कार्नोट इंजन वर्क करता है ये वर्क करता है कार्नोट साइकिल पर। तो इससे पहले हमें कार्नोट साइकिल को भी समझना होगा। तो देखते हैं कार्नोट साइकिल क्या होता है। जो कार्नोट इंजन होता है वो एक एप्लीकेशन है कार्नोट साइकिल का। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो हमें कार्नोट साइकिल से समझनी पड़ेगी और इसका एप्लीकेशन है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट साइकिल में सबसे पहले जब इसके 4 स्टेप लिखने पड़ेंगे हमें, तो पहला स्टेप है, पहले स्टेप को लिखेंगे हम, इसको लिख लेते हैं हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो पहला स्टेप है आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होगा, जैसे देखो हमने पॉइंट इसका नाम रख लेते हैं ए। तो पॉइंट ए से बी तक जाने में हमने जैसे ही, आपको यहाँ इमेज में दिखा होगा कि जैसे ही हमने यहां से सोर्स से इसको हीट दी,
तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होना शुरू कर एक्सपेंड होना शुरू करेगा। तो हमने ए से बी तक जाने में जो ये प्रोसेस है इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो प्रोसेस है ए से बी तक का, ये है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखो P1 जैसे ही ए से बी तक जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो देखो ए से बी तक जाने में प्रेशर हो गया P1 से P2, वॉल्यूम हो गया V1 से V2 और टेम्परेचर हो गया T1 से T1 ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे जो हीट देंगे वो वर्क डन के बराबर होगा। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर Q1 हीट दी, तो जो Q1 है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। तो Q1 इज इक्वल टू W1। अब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, PdV। तो हमने यहाँ से छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया, और कहां से कहां तक, देखो वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, तो हमने लिख लिया V1 से V2 तक, और जो वर्क डन है उसको लिख लिया हमने प्रेशर इंटू dV। अब ये PdV कैसे आया, देखो यहां पर लग रहा है प्रेशर इस पर, और dV इसके जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज है। तो जो वर्क डन होगा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो P है वो परपेंडिकुलर फोर्स ही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा डाउन, ये है हमारे पास dV। तो यहां से जो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा, वो किसके बराबर होगा, PdV के बराबर। तो PdV को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहां से क्या आ जाएगा, P प्रेशर, देखो V के रिस्पेक्ट में कर रहे तो P तो कांस्टेंट हो गया, अब V को करते हैं dV का हो जाएगा V, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। अब आपको याद रखना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से आप लिख सकते हैं nR, टेम्परेचर कितना है, देखो T1, तो हमने nR T1, ये आपको याद रखना है nR T1 log, अब देखो V2 माइनस V1 है, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log V2 बाई V1। तो ये जो हमारा वर्क डन आ गया इसको लिख सकते हैं हम W1, और W1 किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल। तो यहां से जो वर्क डन आ गया W1, और ये है Q1 के इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पे जो एरिया देखें हम, एरिया कितना हो जाएगा, इसमें जो वर्क डन है और इसका हम एरिया भी चेक करें अगर हम, तो एरिया किस किस के बीच है, ये है ए बी। तो इसको पहले एरिया देखते हैं हम, इसमें जो एरिया है वो है ए बी आर पी ए। तो ये है ए बी, देखो वर्क डन कितना किया इसने यहां से, तो जो इसने वर्क डन किया है वो है ये एरिया, यहां से यहां तक का एरिया। इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इसका नाम रख लेते हैं आर, ये हो गया पी। तो जो वर्क डन है वो कितना है, यहां से यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया ए बी आर पी ए। तो इसको लिख सकते हैं हम एरिया, या लिख लो यहाँ पे ये किसके एरिया के इक्वल है, या एरिया लिख सकते हैं हम ए बी आर पी ए, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया ए से बी तक जाने में। अब क्या होगा, अब होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडी इस, ये तो स्टेप 1 था हमारा, स्टेप 1 क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, लिख सकते हैं स्टेप 1। अब जो स्टेप 2 है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मतलब पॉइंट बी से सी तक आने में। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। पहला तो हमने क्या देखा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो स्टेप 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, स्टेप 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, देखो अब यहाँ पर हमने शुरुआत में ए से बी तक गए थे, तो ये जो एक्सपेंशन था ये क्या था, आइसोथर्मल, और इसके बीच जो ग्राफ बनाया था हमने वो हमने नोट कर लिया था, उसका एरिया आया था ए बी आर पी ए। अब यहां से अब पॉइंट बी से, इस पॉइंट का नाम है ए और ये वाला पॉइंट है हमारा बी, अब बी से लेके सी तक जाएंगे जैसे ही हम,
देखो यहाँ से और यहाँ तक, तो कुछ वर्क डन करेंगे, और जितना वर्क डन करेंगे, देखो यहाँ जितना हीट देंगे, हीट हमने सपोज दैट यहाँ पे दिया Q2, तो वर्क डन कितना होगा W2, और W2 को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ, ये जो वर्क डन है यही है हमारा क्या, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो सेकेंड में एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो रिमूव, इसको हम सोर्स से रिमूव कर देंगे, और जो प्रेशर है पिस्टन का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है गैस का वो जो T1 से है वो चेंज हो जाएगा किसमें, T2 में। तो जो वर्क डन है वो गैस में एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसको लिख लेते हैं हम कि B से लेके C तक जितने में गया उसको क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसे, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सोर्स है उसको हमने हीट से जैसे ही डिस्कनेक्ट किया, मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पहले तो हमने इसे कनेक्ट किया था इससे, अब जैसे ही इससे हटाएंगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि सबसे पहले तो सोर्स को हमने हीट से हटाना है, दूसरा है जो इसका पिस्टन है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो T2 पर फॉल हो जाएगा। देखो यहाँ T1 था, अब एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है, तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया T1 से लेकर T2 तक। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो वर्क डन हुआ पॉइंट बी से और कहाँ तक जाने में, सी तक। तो पॉइंट बी है हमारा, पी प्रेशर है यहाँ पे P2, वॉल्यूम है V2, टाइम है T1, और जो वॉल्यूम है वो है P3 V3 T2। देखो इस बार टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से लेके T2 तक। तो जो आपका टेम्परेचर है वो पहले T1 था, अभी कितना हो गया है, T2 है, तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन कितना आएगा, इसको लिख लेते हैं हम W2। तो जो इसमें वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमने हीट दी है, तो वर्क डन आ जाएगा किसके इक्वल, W2 इज इक्वल टू, दोबारा से वही कर लेंगे, P dV, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, देखो V2 है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V2 से लेके V3 तक। देखो यहाँ है V2 और ये है V3, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V2 से V3 तक। दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे P dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, N R, देखो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक हुआ, टेम्परेचर T1 से T2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं T1 माइनस T2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, गामा -1। ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारे पास W2 वर्क डन। ये जो गामा है ये वर्क डन अगर कैलकुलेट करेंगे हम, इसका अलग से डेरिवेशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन, तो वहां से हमें गामा मिलता है। तो इस एरिया को अगर कैलकुलेट करें हम, तो ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, और ये वाला एरिया, इसका नाम रख लेते हैं कुछ, इसका नाम रख लेते हैं हम R, और इसका नाम रख लेते हैं S। ये शुरू से ही R था, और ये क्या था हमारे पास P, और यहाँ भी नाम रख लेते हैं इसका Q। तो अब सही हो जाएगा। अब जो वर्क डन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वो कितना वर्क डन किया, ये वर्क डन है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, बी सी एस आर बी, तो इसको लिख सकते हैं BCSRB। तो ये एरिया भी आपको ध्यान में रखना है। पहले वाला एरिया कौन सा था, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो जो फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो एरिया था वो ये वाला एरिया था, ये पूरा ABRPA, और इसमें जो एरिया है वो कितना है, BCSRB। इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, इसके बाद होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो थर्ड स्लाइड में देख लेते हैं। अब दो स्टेप हो गए हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और अब जो स्टेप थर्ड आएगा उसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अब देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो हमारा सिलेंडर है, इस बार हमने उसे सिंक से कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे टेम्परेचर T2 से कनेक्ट करेंगे तो जो P है प्रेशर वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, सिंक के साथ, और सिंक क्या है T2।
अब जैसे ही सिंक के साथ करेंगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ये जब डाउन आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये डाउन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही सिंक होगा। तो प्रेशर तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसको देखेंगे हम थर्ड स्टेप में, और इस स्टेप को लिख लेते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड कहां से कहां तक, तो स्टेप थर्ड में देख सकते हैं आप, स्टेप वन ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दो स्टेप आपने देख लिए हैं। थर्ड स्टेप है पॉइंट ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर बी से सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब सी से आए हम पॉइंट डी तक, तो इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो अब दोबारा से क्या हो गया, कंप्रेशन होना शुरू हुआ, पहले एक्सपेंड होना शुरू हुआ था, अब क्या हुआ, कंप्रेस होना शुरू हुआ। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या करना है आपने, कि जो ये सी टर्मिनल है, इस जो सिलेंडर है उसको कनेक्ट किया हमने किससे, सिंक से, टेम्परेचर T2 से, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, T2, और प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम जो वर्क डन आएगा, या पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो वर्क डन आएगा, जितना आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आया था, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। देखो जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ तक है सेम उतना ही है, बस नेगेटिव साइन के साथ है। ये इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में, वर्क डन दोनों का सेम है। तो जो यहाँ पे W3 आ जाएगा, W3 इज इक्वल टू हीट कितना है यहाँ पे, देखो Q2 शुरुआत में यहाँ पर Q2 हीट दी थी, अभी वो हीट क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब रिलीज कर ली है। तो W3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस Q2 के इक्वल, और इसको लिख लेते हैं हम PdV। और वॉल्यूम कहां से कहां तक हुआ, देखो V3 है, यहाँ पे V4 है, तो वॉल्यूम हो गया V3 से V4, तो यहाँ लिख लेते हैं V3 से लेके V4, और ये क्या हो जाएगा, PdV, बस नेगेटिव साइन इसलिए लगा, देखो ये डायरेक्शन इधर थी और इस बार डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन, और हीट को इस बार हमने क्या किया, रिलीज भी किया, इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो सेम इक्वेशन थी पहली वाली वही लिख लेंगे, -NRT, और टेम्परेचर कितना है, पहले T1 था, इस बार T2 है, और लिख लेंगे log, और कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, V3 से V4 तक, तो ये लिख लिया हमने V3 से V4। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये देखो ये एरिया कौन सा है, तो ये एरिया था, यहाँ पे हमने कुछ नाम दिए थे इनके, ये था P, ये था Q, ये था R, ये है S। तो अब देखो थर्ड वाले में कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को नाम ले लेते हैं हम, ये कौन सा है, DCSQD, DCSQD, तो ये हो जाएगा DCSQD, इसका एरिया। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 देखते हैं, DCSQD। अब स्टेप 4 देखते हैं। अब स्टेप 4 आता है हमारा, कि ये जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है या सिलेंडर है, इसको प्लेस कर देंगे हम इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। तो जैसे हमने इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर प्लेस किया, तो ये जो पिस्टन है ये एडियाबैटिकली कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, जो आइडल गैस है इसमें, और अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। मतलब क्या है, कि जो शुरुआत में था ये P1 V1 T1, तो दोबारा से वहीं पर आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में अब देखो दोबारा ये इस पोजीशन से P4 V4 T2 से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, कहां पर, P1 V1 T1 पर। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, P1 V1, इस पॉइंट का नाम है A, ये है B, ये है C, और ये है D। तो अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जब दोबारा से इसे इंसुलेटेड स्टैंड पर रखेंगे, जिसका प्रेशर होगा वो
इंक्रीज होना शुरू होगा और जो वर्किंग सब्सटेंस है वो डिक्रीज होना शुरू होगा और अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब इसमें वर्क डन देखते हैं। तो देखो यहाँ वर्क डन था W1, ये था W2, यहाँ था वर्क डन W3 और ये हो जाएगा W4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले स्टेप 4। स्टेप 4 का कौन सा स्टेप है ये है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और स्टेप 4 हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो वर्क डन आएगा W4 वो कितना आएगा, देखो W4 और W2 ये दोनों इक्वली हैं। देखो जितना ये है उतना ही ये भी था, तो दोनों इक्वली होंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ T1 से T2 था, यहाँ दोबारा T2 से T1 है। तो चलिए यहाँ पे वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन कितना आ गया, W4 इज इक्वल टू वॉल्यूम कहाँ से, V4 से लेके V1 तक, और फॉर्मूला क्या हो गया माइनस PdV। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो फॉर्मूला वही जैसे वहां आया था सेकेंड स्टेप में वैसे ही यहाँ भी आएगा। तो कितना आया था -n, बस नेगेटिव साइन NR, और इस बार कितना है टेम्परेचर T2 से लेके T1, वहां था T1 से लेके T2, तो यहाँ हो जाएगा T2 से लेकर T1 तक, और ये भी उल्टा हो जाएगा 1 माइनस गामा। गामा क्या है, Cp और Cv का जो रिलेशन होता है उसको गामा से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा। और इसके लिए अगर हम एरिया लिखें तो एरिया कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए एरिया लिखते हैं ये वाला एरिया, तो हो जाएगा AD और ये था PQ, तो एरिया कौन सा हो जाएगा ये वाला एरिया। तो इस एरिया को क्या लिख लेंगे ADQPA, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया AD, तो यहाँ पर एरिया आ गया ADQPA। अब एक बार देख लेते हैं वर्क डन W1, W2, W3 और W4 कितना कितना आया था। तो एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो शुरुआत में आया था स्टेप 1, तो W1 स्टेप 1 में कितना आया था, W1 आया था हमारे पास, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप स्क्रीन में थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हो। तो W1 की वैल्यू आई थी हमारे पास nRT1 log V2 by V1, और ये एरिया किसके बराबर आया था, चलो एरिया बाद में लिख लेंगे, ये हो गया W1। W2 किसके बराबर आया था, W2 इज इक्वल टू आया था ये आया था NR T1 माइनस T2 NR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये आया था W2। इनको इक्वेशन नंबर 1, 2 लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी W3, वो W3 कितना आया था, यही आया था बस नेगेटिव साइन, तो W3 आया था हमारे पास -NR, यहाँ T1 था यहाँ T2 आ जाएगा, NR T2 log। अब देखो यहाँ से V1 से V2 तक गए थे, और थर्ड W3 में आप यहाँ देख सकते हैं जो W3 था, W3 में कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो W3 है हमारा V3 से लेकर V4 तक, तो हो गया V3 डिवाइड बाई V4, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। और जो W4 आया था, तो जो W4 है वो किसके इक्वल आया था, W4 इज इक्वल टू ये आया था -NR T2 माइनस T1 और डिवाइड में 1 माइनस गामा। अब देखो यहां से हम इसको माइनस साइन कॉमन ले लें अगर, तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहाँ से जो W4 की आएगी वो आएगी, देखो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ NR, अंदर दोबारा हो जाएगा T1 माइनस T2 और डिवाइड में
गामा माइनस 1 और साथ में नेगेटिव साइन, तो ये आ गया W4। अब देखो W2 और W4 आपको एक जैसे ही दिखेंगे, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 नाम। अब क्या करना है हमने, अगर नेट वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो टोटल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, वो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे, W2 W3 W4 और W1 W2 W3 और W4 को। तो मैं यहां लिख लेता हूं नेट वर्क डन, तो जो आएगा नेट वर्क डन वो कितना आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब देखो जो ये हैं ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इनमें से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, और अंदर क्या बच जाएगा, W3 प्लस W4। अब देखो W2 पॉजिटिव, W4 देखो W2 और W4 बराबर हैं, तो W2 से W4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, जो वर्क डन बचेगा, यहां लिख लेता हूं मैं, वर्क डन, जो नेट वर्क डन बचा वो कितना बचा, W1 माइनस W3। अब देखो W1 किसके बराबर था, ये था Q1 के बराबर, और जो W3 है वो किसके बराबर था, ये था Q2 के बराबर। तो हम यहाँ से W को लिख सकते हैं, जो W है नेट वर्क डन, उसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। अब यहां तक अगर आपने कर लिया है तो जरूर इसको आप कॉपी पेन में पेन से, या आप जरूर इसके नोट्स बनाए, नहीं तो आप कंफर्म ही इसे भूल जाएंगे, आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो W है वो एरिया किसका है, तो जो W है वर्क डन है वो टोटल एरिया हो जाएगा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से जो W की वैल्यू आई वो आई Q1 माइनस Q2। अब जो हमारे पास W है वो कौन कौन सा एरिया है, सारे एरिया प्लस कर लेते हैं। तो इसमें जो एरिया आया था W1 में, W2 में, W3 में और W4 में, सारे एरिया प्लस कर देंगे। देखो W1 में कौन सा एरिया आया था, ये वाला एरिया। W2 में कौन सा एरिया आया था, W2 को अलग कलर से दिखा देते हैं, तो जो W2 में आया था वर्क डन 2, ये आया था ये वाला एरिया। W3 में देख लेते हैं, तो जो W3 है वो W3 कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया। इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। और जो W4 है, W4 में कौन सा एरिया आया था, दोबारा से ये वाला एरिया। तो W4 को मैं दिखा देता हूँ डार्क ब्लू से, तो W4 है ये एरिया। तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो लगभग लगभग सारे एरिया आ जाएंगे, मतलब W इज इक्वल टू W1 माइनस W3। अब देखो W1 कितना है, ये वाला W1, और W3 कौन सा है, W वर्क डन 3 है, ये वाला इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो नेट वर्क डन आएगा वो नेट वर्क डन किसका एरिया के बराबर आ जाएगा, सिर्फ इसका अंदर का एरिया बच जाएगा। और अंदर का एरिया कौन सा वाला, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया यहां से बच जाएगा। और यही किसका एरिया है, कार्नोट इंजन का, तो ये वाला एरिया। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल एरिया आएगा ABCDA, ये है हमारा A, ये है B, ये है C, ये वाला पॉइंट है D। तो जो वर्क डन आएगा W नेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDA। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये कार्नोट साइकिल है इसका एरिया टोटल वर्क डन के बराबर आ गया। तो जो वर्क डन होगा गैस पर साइकिल वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा इस लूप के, किस वाले लूप के, ये आपको यहां दिखेगा। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो जो नेट वर्क डन आएगा वो ये वाला एरिया इसके इक्वल आएगा, तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कार्नोट इंजन। तो जो वर्क डन आएगा नेट वर्क डन, उसको लिख लेता हूं मैं एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ए, ये है B, ये है C, ये है D। तो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABCDA। तो नेट वर्क डन इतना आ गया, मतलब इस साइकिल के अंदर जो वैल्यू है उसके एरिया के इक्वल।
अब अगला पॉइंट आता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करना, इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि जैसे आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका इफिशियंसी कितना होगा, 100%। पर कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 100 मार्क्स लाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप 100 में से 100 मार्क्स ले आएंगे, बहुत टफ होगा। तो यहां देखते हैं हम इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो इफिशियंसी का मतलब है कि हमने कितना इनपुट दिया था और कितना आउटपुट मिला। तो इफिशियंसी का सिंपल सा फॉर्मूला, इफिशियंसी को दिखाते हैं एन से, नीटा इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन मतलब आउटपुट, कि आउटपुट हमें कितना मिला और इनपुट हमने कितना दिया था, डिवाइड बाय, इसको लिख लेते हैं हम हीट एब्जॉर्ब्ड। तो देखो हीट एब्जॉर्ब्ड को लिख लेंगे हम इनपुट, आउटपुट कितना मिला हमें W, इनपुट कितना दिया था हमने Q1 मतलब हीट दी थी। तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा N इज इक्वल टू वर्क डन, नेट वर्क डन कितना है W1 माइनस W3, और हीट एब्जॉर्ब कितना है Q1। अब देखो आपको वहां W1 माइनस W3 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 और डिवाइड में Q1। इसको हम सॉल्व करें तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो इसको लिख सकते हैं हम, अलग पेन से लिख लेता हूं आपको याद रहेगा। तो यहां से जो नीटा की वैल्यू आ जाएगी जो है इफिशियंसी Q1 बाई Q1, ये Q है, Q1 बाई Q1 तो हो जाएगा कितना 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये हो गई कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, अगर हमने हीट के टर्म में लिखना है। अब चाहे तो हम इसको टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो टेम्परेचर के टर्म में हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इक्वेशन यूज करनी। तो Q1 Q2 कितना आया था, Q2 की वैल्यू रख लेंगे और Q1 की वैल्यू रख लेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाए हम, तो यहाँ से जो नीटा की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो Q2 कितना आया था, Q2 की वैल्यू हम इक्वेशन से देख लेते हैं। तो Q2 की वैल्यू आई थी nRT2 और ये था log V3 बाई V4। और जो दूसरी वैल्यू आई थी Q1 की, तो Q1 की वैल्यू कितनी थी nRT1 log V2 बाई V1। तो यहां से सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, क्या बच जाएगा सिर्फ V3 बाई V4 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहां से हमारे पास जो V3 और V4 है, देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो अगर V3 बाई V4 इज इक्वल टू V2 बाई V1 है, तो देखो ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख लें तो V3 बाई V4 को भी हम V2 बाई V1 लिख सकते हैं। सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, N से R से ये V3 बाई V4 और V2 बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या वैल्यू बच जाएगी T2 बाई T1। तो यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ बचा था T2 और डिवाइड में बचा है T1, तो इफिशियंसी आ गई 1 माइनस T2 बाई T1। या यहाँ देख सकते हैं हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इक्वेशन को कंपेयर करके लिख सकते हैं, इसीलिए इसको रिवर्सिबल इंजन भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखें हम तो क्या आ गया Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो ये आपके इफिशियंसी का फॉर्मूला, या तो इसे यूज कर सकते हैं या इसे यूज कर सकते हैं, ये किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। अभी 11th का ही अगला वीडियो आएगा जिसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसे आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, अगर समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।
तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।